हेलो बच्चों, तो आ गए हैं 12th क्लास मैथ के पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि पेपर अब की बार अच्छा आया है, तो मैं उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट पेपर को अच्छा जरूर करके आए होंगे। तो फिर मैं आपको आज की वीडियो में इस पेपर का संपूर्ण हल कराऊंगा, वो भी एक ही वीडियो में। तो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले आपको लेकर चलूंगा क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है कि सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, इनको सबसे पहले हल करते हैं। तो पहला क पार्ट दिया है, यदि फंक्शन x से y में एक अचानक फलन है तो यदि और केवल यदि f का परिसर होगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम राइट है। और वो क्यों राइट है, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको एक सेट x दिया है और सेट दूसरा y दिया है। तो x का संबंध y के प्रत्येक एलिमेंट से संबंध हो जाए तो फंक्शन आपका क्या कहलाता है, आच्छादक कहलाता है। बोले तो सेट y जो है कोडोमेन कहलाता है। और यदि x का y के जिन जिन एलिमेंट से संबंध बना वो आपकी रेंज कहलाती है। तो यदि कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए, यदि कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाए, यानी जो रेंज है वो पूरे सेट y आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। इसीलिए थर्ड ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा ख ऑप्शन। ख आपका दिया है, यानी ख पार्ट दिया है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान होगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि √3 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है, जो कि आप जानते हो कि tan 60 की वैल्यू होती है। tan से tan कट जाता है और 60 अंश बचता है, तो उसको हम लिखते हैं रेडियन में π/3। उसके बाद माइनस आ गया और sec इनवर्स -2। अब पहले सबसे पहले आपको इस माइनस को खत्म करना होगा। और माइनस कैसे खत्म करते हैं कि पाई में से आपका घट जाता है और sec बचेगा sec इनवर्स 2। अब बच्चों अब इसमें हो गया आपका पॉजिटिव। अब आपको बताना है कि 2 sec में किस एंगल की वैल्यू होती है। तो बच्चों ये है आपका π/3 और इस कोष्टक को भी खोलेंगे साथ में, तो ये -पाई और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और ये 2 आपको बताया sec में किस एंगल की वैल्यू होती है कि sec 60 अंश की वैल्यू होती है। उसे रेडियन में ही लिखेंगे जिससे कि sec से sec कट जाएगा, तो बचा आपका केवल इतना। अब इसको सरल कर लो बच्चों, तो ये 3 आ जाएगा एलसीएम और ये ऊपर बचेगा पाई और माइनस के ये 3 बार गया तो ये 3 पाई और ये प्लस के पाई। अब बच्चों पाई और पाई 2 पाई और 2 पाई -2 यानी -3 पाई में से 2 पाई गया तो कितना बचा कि माइनस का π/3 माइनस के π/3। ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन सही है। अरे पहला नहीं है, अरे सेकंड सर जी बिल्कुल है। तो जो बच्चों जो बच्चे सेकंड ऑप्शन करके आए हैं उनका ख ऑप्शन एकदम राइट है। अब बच्चों लेके चलेंगे गे पार्ट पर। गे पार्ट दिया है, यदि आव्यू बराबर आव्यू है तो x और y के मान बताइए। तो बच्चों आप जानते हैं जब भी 2 आव्यू बराबर में दे रखे हों तो उनकी तुलना कैसे करते हैं कि सेम एलिमेंट के साथ तुलना करते हैं। तो आपको पता है 2x - y बराबर कितना हो जाएगा 1, 2x - y बराबर 1। और सेकंड एलिमेंट यानी x + 2y बराबर कितना होगा 2x नहीं x + 2y, यानी x + 2y बराबर 3 होगा। तो बच्चों आपको इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनके गुणांक सेम करना होता है। तो क्या करेंगे, 1 की गुणा ऊपर और 2 की गुणा नीचे, तो ये हो जाएगा 2x - के y और ये बराबर 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और ये प्लस के 4y और ये 2 या 6। अब क्या करेंगे, घटा देंगे माइनस और ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो बच्चों ये कट जाएंगे, ये -y 4y कितना बचेगा कि माइनस के 5y और ये माइनस के 6 और ये 1 तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का माइनस खत्म, y बराबर 5 का भाग लगाएंगे तो 1। तो y का मान 1
y का मान एक तो देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इसीलिए हमें x का भी मान निकालना होगा। अब y का मान रख दो समीकरण नंबर फर्स्ट में है, तो यहाँ पर रख देते हैं y का मान, तो 2x माइनस वाई, वाई की जगह कितना रखेंगे 1 बराबर 1 का करेंगे पक्षांतर, तो 2x बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा और 2 का भाग लगाएंगे तो x बराबर भी कितना मिल गया 1, तो 1 1 1 1 1 1, पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो जो बच्चे गैप पार्ट का फर्स्ट ऑप्शन करके आए हैं उनका एकदम राइट है। तो बच्चों अब चलेंगे घे पार्ट पर। घे पार्ट आपका दिया है कि इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a स्क्वायर dx यानी x के सापेक्ष इसका मान होगा। तो बच्चों इसको देखते ही ना आपको पता चल गया होगा कि ये दे दिया है आपका फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला क्या होता है तो ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 1/2a², अरे सर के a² तो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा फॉर्मूला, और सेकंड ऑप्शन 1/2a log x माइनस, अरे ये तो एकदम बिल्कुल राइट है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि देखो थर्ड ऑप्शन 1/4a, 4a तो बिल्कुल नहीं देखा हमने कोई भी पार्ट में। अब बात करते हैं चौथे में, तो 1/4a², ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। तो बच्चों अरे पार्ट दिया है इसका अवकल समीकरण x माइनस वाई dy/dx बराबर x प्लस 2y की प्रकृति होगी। तो बच्चों इसमें आपको बताना है कि इस जो क्वेश्चन दिया आपको डेरिवेशन का, इसकी प्रकृति क्या होगी कि बहुघातीय या घात 1 और रेखीय, ये समघातीय और घात 0, या चौथा ऑप्शन समघातीय और घात 1। तो ऑप्शन तो आपका चौथा सही हो जाएगा, लेकिन रीजन भी समझ लेते हैं। तो आपको देखो ये dy/dx इसका गुणांक यदि दूसरी तरफ लेके जाएंगे यानी भाग में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y और बट्टे x माइनस के y। तो बच्चों देखो आपने पेपर यानी बुक में ऐसा क्वेश्चन समघातीय देखा होगा, क्योंकि देखो इसकी घात कितनी है ऊपर 1 और ये भी 1, और नीचे देखेंगे इसकी घात भी 1, इसकी भी घात 1, इसीलिए ऊपर जितनी घात है उतनी घात नीचे, तो इसलिए कि समघातीय हो जाएगा। तो आपका चौथा ऑप्शन एकदम राइट होगा बच्चों। तो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम कि तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के कै पार्ट पर चलते हैं। कै पार्ट दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक एकेकी फलन f 2 और 3 4 का संबंध 2 3 4 से है तो ये फलन आच्छादक होगा। यानी बच्चों आपको बताना है एक फंक्शन यदि वो एकेकी है तो वो क्या आच्छादक भी होगा। तो बच्चों इसको कैसे प्रूव करना है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं सेट से। तो ये सेट आपको पहला सेट दिया है कि 2 3 4 2 3 4 और दूसरा सेट होगा भी 2 3 4। तो देखो 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, 4 का संबंध 4 से है। तो ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा कि एकेकी फलन कहलाएगा, और ये फलन एकेकी है। तो अब बात करते हैं आच्छादक की। तो आच्छादक में देखो ये जो आपका जो सेट दूसरा है ये क्या कहलाएगा? कोडोमेन। कोडोमेन बोले तो सह प्रांत, और इसमें जिन जिन से आकर तीर लग रहा है वो क्या कहलाएंगे? आपकी रेंज। और आपने सीखा है यदि कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या कहलाता है? आच्छादक हो जाता है। तो ये हम प्रूव कर देंगे, लिख देंगे कि f एकेकी है, इसीलिए 2 3 4 के भी 3 अवयव f के अंतर्गत सह प्रांत 2 3 4 के 3 अवयवों से क्रम से संबंधित होंगे। अतः f क्या है? एक आच्छादक है। जो मैंने आपको सेट से समझाया है वही आपको लिखना है। तो ये होगी बच्चों, इसको हम कह सकते हैं हेंस प्रूव। अब बच्चों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ख पार्ट। तो बच्चों चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 के ख पार्ट पर। तो ये कह रहा है कि यदि a आव्युदय है तथा a प्लस a डैश बराबर i आप है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें आपको a आव्युदय है लेकिन a डैश यानी a का ट्रांसपोज भी निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आपको a का ट्रांसपोज निकालेंगे, और a का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं उसको हम डैश भी कह सकते हैं या t से भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए बच्चों आपने सीखा है कि पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देते हैं या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दो तो वो क्या हो जाता है? आव्यूह का ट्रांसपोज हो जाता है। तो ए आव्यूह के पास है ही आपका, तो इसको हम पंक्ति को कॉलम बनाएंगे। तो ये कॉस अल्फा और ये माइनस के साइन अल्फा और ये साइन अल्फा
और ये कॉस अल्फा। तो अब आपको a डैश भी मिल गया है। अब बात करते हैं i की। i क्या होता है? आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। और ये i क्या होता है आप सभी जानते हो, 2/2 का है तो 1 0 0 1, ये हो गया आपका तत्समक आव्यूह। अब आपके पास सभी आव्यूह प्राप्त हैं तो आप इस समीकरण में रख देंगे, क्योंकि वो आपको दे रखा है कि a प्लस a डैश बराबर i। अब इसमें जब आप रखेंगे तो a आव्यूह कितना है आपका कि कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा और ये माइनस के साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो बच्चों पेपर आपकी बार आपका आसान आया है, ऐसा आपको दिख भी रहा है इसके सॉल्यूशन से भी। तो a डैश कितना है कि कॉस अल्फा और ये माइनस के साइन अल्फा और ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा बराबर i 1 0 0 1। अब क्या करना है, इन दोनों आव्यूहों को जोड़ना है और तुलना कर देनी है। तो देखो इन दोनों आव्यूहों को जोड़ेंगे तो आपको पता है सेम एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं, तो कॉस अल्फा और कॉस अल्फा ये हो जाता है 2 कॉस अल्फा और ये माइनस के साइन अल्फा और ये साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा 0 और ये साइन अल्फा और ये साइन अल्फा ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये कॉस अल्फा और कॉस अल्फा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। अब बराबर आपका आव्यूह है 1 0 0 1। तो बच्चों अब पहली पंक्ति पहले कॉलम का एलिमेंट बराबर पहली पंक्ति पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ तुलना करो, या फिर दूसरी पंक्ति यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम के एलिमेंट के साथ करो, दोनों सेम आएंगे क्योंकि ये भी 2 कॉस अल्फा है ये भी 2 कॉस अल्फा है, इसीलिए 2 कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 2 कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस अल्फा बराबर यानी 2 जाएगा भाग में। अब आपको बताना है 1/2 कॉस में किस एंगल की वैल्यू होती है, तो आपको पता है कि कॉस 60 अंश की वैल्यू होती है। तो यहाँ लिख देंगे कि कॉस अल्फा बराबर कॉस, इसको लिखेंगे इसकी तरफ यानी कॉस अल्फा बराबर कॉस 60, उसको रेडियन में लिखेंगे तो π/3, कॉस से कॉस कट जाएगा, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा π/3, यही तो आपको निकालना था बच्चों। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का गैप आ दिया है, यदि डेल्टा यदि आ भी दिया है तो इस क्षणिक का मान आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको आ भी दिया है तो सबसे पहले इसको बनाएंगे सारणिक। तो सारणिक बनाने के लिए आपको केवल साइन चेंज करना है यानी चिन्ह इस आव्यूह को हटाना है और सारणिक का लगाना है। तो 3 2 3 और ये 2 2 2 और ये 3 3 3। अब बच्चों चाहे तो आपको इस R1 के अंदर प्रसरण कर दो, चाहे अगर आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है तो प्रॉपर्टीज लगा लो, क्योंकि इसमें सरल करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो अब आप देखोगे सारणिक के अंदर तो ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, तो आप देखेंगे कि जो R1 है वही R3 है, तो हम कह सकते हैं R1 इजकल टू R3। तो जब भी आपने सीखा है सारणिक के अंदर 2 पंक्ति या 2 कॉलम बराबर हो जाएं तो फिर उस सारणिक का मान कितना हो जाता है बच्चों 0। तो हम कह देंगे इस सारणिक का मान कितना आ गया बच्चों डायरेक्ट 0। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के घ पार्ट पर, जो कि बोल रहा है व्यंजक i.i प्लस j.j प्लस 2k.k का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये सवाल आया है वेक्टर से, और वेक्टर में आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं कि i के गुणांक की i के गुणांक के साथ गुणा करते हैं, तो 1 एकन 1 और ऐसे j के गुणांक के साथ यानी 1 एकन 1, ऐसे ही k के गुणांक के साथ यानी 2 एकन 2। तो बच्चों बता दो कितना हुआ, 1 और 1 2 2 2 4। अरे सर एक एक नंबर में इतने छोटे सवाल। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट पर, जो कि कह रहा है अवकल समीकरण दिया है आपको तो इसकी घात बतानी है।
तो बच्चों अवकल समीकरण की घात कैसे निकालते हैं? आपको पता है कि जितनी ज्यादा उसकी कोटि होगी उसी की घात देखी जाएगी। तो इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, यानी कितनी बार डेरिवेशन हो रहा है? अधिकतम 2 बार डेरिवेशन हो रहा है। इसीलिए अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर केवल 1 बार डेरिवेशन हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया जो सबसे ज्यादा अधिकतम कोटि होगी उसी की घात देखेंगे। तो घात कितनी हो जाएगी बच्चों? लिख देंगे, दिख भी रहा होगा आपको। तो घात हो जाएगी आपकी 2। तो बच्चों ये तो हुआ लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर, लेकिन आपसे इसमें कोटि भी पूछता तो क्या बताते कि कोटि भी होती 2, लेकिन हमें नहीं बताना, जितना उसने पूछा है उतने ही आपको बताना है। तो बच्चों अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सभी खंड करने हैं। तो पहला कैपर दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन f(x) बराबर 10x है। तो ये ऑल ऑफ यानी सभी के लिए x बिलोंग्स टू r एक सतत फलन होगा। तो बच्चों आप जानते हो कि प्रत्येक वास्तविक मान के लिए 10x क्या होता है? सतत होता है, लेकिन इसको हमें प्रूफ करना है। अगर सबसे पहले हम बच्चों इसकी ग्राफ से बात करें तो ग्राफ ये यानी यह होता है π/2 और ये होता है -π/2। तो ये आपकी रेंज होती है -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो बच्चों आपको ग्राफ देखा होगा कि ये π/2 पर क्या हो जाता है? वो अपरिभाषित हो जाता है। इसीलिए क्या π/2 को वो टच नहीं करता और ऊपर की ओर मुड़ जाता है। इसी प्रकार -π/2 पर भी वो टच नहीं करता, नीचे की ओर चला जाता है, क्योंकि आप जानते हो -π/2 पर क्या होता है? वो अपरिभाषित हो जाता है। तो बच्चों इसके ग्राफ से भी आपको पता चल रहा है कि कहीं पर ग्राफ टूट रहा है क्या इसका? कि नहीं टूट रहा। इसीलिए क्या होता है बच्चों? ये सतत होता है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करके आना है, ये तो आपने समझा था। तो बच्चों अब क्या करना है? इसको हल करके आना था। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी होगी, यानी कोई वास्तविक मान के लिए कोई सा भी पॉइंट चुन लो। तो हम चुन लेते हैं पहले कि x बराबर a पर हम चेक करने वाले हैं। x बराबर a पर हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे कंटिन्यूटी दिखाने के लिए बच्चों क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू a से नेक कम, और a से नेक कम पर बच्चों फंक्शन कितना है कि a से नेक कम पर फंक्शन आपको, फंक्शन तो एक ही दिया है, फंक्शन तो आपको एक ही दिया है, तो इसीलिए क्या करेंगे 10x ही लिखेंगे और इसमें a पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा कि 10a। हालांकि हम इसको क्या करते हैं कि h टेंड टू 0 बनाते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू a से नेक ज़्यादा पर लेंगे। नेक ज़्यादा पर फंक्शन, अरे कम ज़्यादा हो, फंक्शन तो आपका सेम ही है। तो बच्चों ये भी क्या होगा कि 10x, इसमें a पुट करेंगे तो ये भी 10a होगा। अब बच्चों बात करते हैं लास्ट पॉइंट पर कंटिन्यूटी के लिए कि x बराबर a पर भी चेक करते हैं। तो f बराबर a पर कितना हो जाएगा? वो a रखेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा 10a। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट बराबर होता है पॉइंट ऑफ ए के। तो इसीलिए लिख देंगे x बिलोंग्स टू r के लिए क्या फलन सतत होगा। तो हेंस प्रूफ। तो बच्चों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के ख पार्ट पर। यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो इसका अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको केवल क्या करना है कि डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले फंक्शन को उतार लेते हैं। तो y बराबर a sin x प्लस के b cos x। तो बच्चों इसमें डेरिवेशन कैसे करना है ये भी आपको समझना है। तो बच्चों डेरिवेशन आपको फर्स्ट बार करना है या सेकंड बार भी करना है, ये कैसे जानेंगे और ये कैसे पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आया है? तो बच्चों इसके कांस्टेंट से हमें पता चलेगा। इसमें दो कांस्टेंट है, इसीलिए कितनी बार डेरिवेशन करना होगा कि 2 बार डेरिवेशन करना होगा। तो बच्चों करते हैं 2 बार डेरिवेशन। तो ये फर्स्ट बार लिखते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx, यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx।
और a कांस्टेंट है, a आ जाएगा बाहर को। और sin x का डेरिवेशन क्या होता है बच्चों, cos x, और प्लस b आ जाएगा आगे, cos x का क्या हो जाएगा कि माइनस के sin x, लेकिन माइनस प्लस हो जाता है माइनस। तो बच्चों अब क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, वो भी एक और बात, क्यों, मैंने बताया ना दो कांस्टेंट हैं तो दो ही बार डेरिवेशन करना होगा, क्योंकि हमें दो कांस्टेंट जो हैं उनको करना एकदम हाइट यानी एकदम खत्म। तो बच्चों लिख दो अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx² बराबर a, cos x का क्या होता है माइनस का sin x, और माइनस sin x का क्या होता है cos x। तो बच्चों मैं अब इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे सकता हूँ, इसे समीकरण नंबर सेकंड दे सकता हूँ। अब क्या करना है, अब आपको a और b को करना है खत्म, और वो खत्म कैसे होगा, तो यहाँ से हम लेंगे माइनस कॉमन, क्योंकि हमें माइनस कॉमन दिखाई दे रहा है, तो d2y अपॉन dx², तो माइनस कॉमन लिया, तो बच्चों ये बचेगा a sin x और प्लस के b cos x, यानी सही है b cos x। अब बच्चों यहाँ देखोगे a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x, ऐसा करते हैं, इसे समीकरण को उठाते हैं, इसे केवल ले लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अरे भाई जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको दो ना, तो यहाँ आप देखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं y, तो लिख देंगे d2y अपॉन dx² बराबर माइनस के y। तो बच्चों y का कर लेंगे पक्षांतर, तो d2y अपॉन dx², और ये हो जाएगा प्लस का y बराबर 0। तो बच्चों ये होगी आपकी अवकल समीकरण, तो इसे क्या लिख देंगे आंसर। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के गैप पार्ट पर। ये कह रहा है कि वक्र x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर अभिलंब x अक्ष के समांतर है। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये दिया है इलिप्स, और इनका करना फर्स्ट बार डेरिवेशन, क्योंकि आपको निकालनी है इसकी अभिलंब की प्रवणता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इलिप्स को लिखना है x² y 4 प्लस y² y 25 बराबर 1 करेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये x² का हो जाता है 2x, 4 आपका गुणांक है, प्लस इसी प्रकार y² का हो जाएगा 2y, और y का अलग से होगा क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो dy अपॉन dx, और 25 ये है आपका कांस्टेंट, और 1 का कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट का आप जानते हो। तो अब यहाँ से dy अपॉन dx का बच्चों निकालेंगे मान, पहले इसको कट करेंगे तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2y और 25, और ये dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x बट्टे 2, इसका कर देंगे पक्षांतर। तो यहाँ से अब dy अपॉन dx का मान निकालेंगे, तो ये जाएगा भाग में, और ये 25 आ जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। तो हम बच्चों कह सकते हैं इसको कि ये हो जाएगा माइनस के 25x बट्टे 4। अब बच्चों लेकिन इसके अभिलंब की प्रवणता जो है वो कहाँ है, वो x अक्ष के समांतर है। लेकिन बच्चों एक बात बताओ ना, ये क्या आई है, ये आई है स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन हमें क्या निकालनी होगी कि अभिलंब की प्रवणता, और अभिलंब की प्रवणता कैसे निकलेगी कि केवल -1 अपॉन के नीचे आ जाती है, -1 अपॉन के नीचे आ जाती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो ये अभिलंब की प्रवणता आपको प्राप्त होगी यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा कि अब आपको पता है उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि अभिलंब की जो प्रवणता है ना वो x अक्ष के समांतर है। अभिलंब की प्रवणता जो है वो x अक्ष के समांतर है।
तो एक्स अक्ष की प्रवणता क्या होती है? एक्स अक्ष की होती है प्रवणता 0। यहाँ आपको बताया है यदि एक्स अक्ष है, अगर इसके समांतर कोई लाइन है तो एक्स अक्ष की प्रवणता 0 है, तो उसके समांतर जो अन्य रेखा है उसकी भी तो 0 होगी। यहाँ लिख देंगे कि ये है 0 और बराबर माइनस के 1/dy/dx का मान कितना है कि माइनस के 4 जाएगा बच्चों ऊपर। चलो एक बार लिख देते हैं, तो माइनस के 25x/4, अब 4 जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा 4/25x। तो बच्चों अब याद ये रखेंगे इसके नीचे 1 और ये मल्टीप्लाइज करेंगे। तो बच्चों अब कैसे गुणा करेंगे? तो ये तो यहाँ से हमारी चर राशि तो हो जाएगी एकदम समाप्त। तो इसका मतलब कहीं गलती कर दिया बच्चों, उसके लिए सॉरी। मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ 2y, y का पद तो आया ही नहीं, और ये कहाँ जाएगा 4y, क्योंकि ये आपका गुणांक था भाई, 2/25 का गुणांक भी तो y था, इसीलिए y तो हम भूल ही गए हैं बच्चों। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि ये 4y करना है और ये भी 4y करना है। अब ये कैचे की गुणा आप कर सकते हो, जो कि कितना आ जाएगा कि 4y एकन 4y और ये इक्वल टू 0। तो y बराबर कितना आ गया बच्चों 0। y बराबर कितना आ गया बच्चों 0। लेकिन अब क्या करना है, आपको x का भी मान निकालना है, क्योंकि बिंदु आपसे पूछा था। तो यहां से हम कह सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट से लिख दो। समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है आपका, x²/4 और प्लस y²/25 बराबर 1। तो यहाँ से x²/4 प्लस y² का मान रखेंगे 0, तो ये 25 का भाग लगाएंगे तो 0 ही रहेगा। अब x² बराबर कितना आ जाएगा 4। अब दोनों ओर लेंगे वर्गमूल, तो x बराबर कितना प्लस माइनस के 2। तो हम कह सकते हैं बिंदु कितना आ गया कि एक बार 2,0 या -2,0। तो ये आपके हो गए बच्चों आंसर। जो बच्चे इसी प्रकार क्वेश्चन को करके आए हैं उनका नंबर पक्का। तो बच्चों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के घ पाठ पर। यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो x बराबर 10 तथा y बराबर 6 पर आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जहां x और y क्या है बच्चों, लंबाई और चौड़ाई। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले आपको दिया है एक आयत, तो आयत बना लेते हैं। और आयत बच्चों आपको पता है लंबाई चौड़ाई अलग होती है, तो लंबाई कितनी है x है, चौड़ाई कितनी है y है। यहाँ लिख भी देंगे एक बार कि आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी y सेंटीमीटर। अब बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि आयत की लंबाई यानी x थी, तो ये 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। घटने का मतलब ये कम हो रहा है आयत, तो इसकी वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं कि परिवर्तन को हम जानते हैं क्या कहते हैं dy/dx, क्योंकि dy/dx का क्या मतलब होता है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब वो कम हो रहा है, परिवर्तन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है इसलिए उसको हम कहेंगे नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं अब बच्चों, लेकिन अब ये हमें देखना है किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। ये कैसे जानना है हमें कि किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, कि हम जानेंगे जो हमको यूनिट दिया है कि 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, कि मिनट यानी समय के सापेक्ष आयत की जो लंबाई है वो घट रही है। तो हम लिख देंगे कि dx/dt आपको दिया है -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो बच्चों हमने कैसे पहचाना कि ये dx/dt होगा कि उसने बोला था 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, इसका मतलब समय के सापेक्ष भुजा में परिवर्तन हो रहा है। और नेगेटिव क्यों लगाया है, क्योंकि वो कम हो रही है, घट रही है। अब बात करते हैं आगे, तो चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है चौड़ाई, तो चौड़ाई
अब बढ़ रही है तो इसका मतलब साइन कैसा रखेंगे, पॉजिटिव। अब की बार y में परिवर्तन हो रहा है, वो भी समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो हम कह सकते हैं ये 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट है। बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ना है और डाटा को प्राप्त करना है। अब क्या है, x बराबर 10 आपको दे रखी है और y बराबर आपको 6 दे रखी है। बच्चों जब x और y के मान दिए हैं तो अब उसने पूछा क्या है, ये भी पूछ लेते हैं। तो उसने कहा है आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर, और परिमाप क्या होता है सबसे पहले तो हम जानेंगे। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस के चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस के चौड़ाई। अब बच्चों अब आपको यहां से रोकियो रे, यहां से आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ परिवर्तन निकालना है, कि समय के साथ, क्योंकि जब भुजाओं में परिवर्तन समय के साथ दे रखा है तो परिमाप में भी समय के साथ परिवर्तन निकालना है। तो यानी अब यहां लिख देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। तो p कितना है कि p, एक बार डिफरेंशियल करने से पहले एक बार लंबाई और चौड़ाई को लिख लेते हैं कि p बराबर 2, कोष्टक में लंबाई को x माना था, चौड़ाई को y माना था। अब करेंगे यहाँ पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो p का कितना हो जाएगा, dp अपॉन dt, और 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा। x का कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt, प्लस y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन dt। तो बच्चों बताओ जल्दी आपको क्या क्या है मालूम, dx अपॉन dt मालूम है, dx अपॉन dt मालूम है कितना, -3, प्लस dy अपॉन dt मालूम है, ये बिल्कुल मालूम है 2। तो इसको जोड़ो घटाओ, 3 में तो 2 गया तो -1, 2 की गुणा करेंगे तो -2। तो हम कह सकते हैं dp अपॉन dt यानी आयत के परिमाप में कितने कि 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट के साथ क्या हो रही है, घट रही है। घट रही है कैसे पता चला हमें, चौड़ा यानी कैसे पता चला कि उसका जो आयत का परिमाप जो है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, वो नेगेटिव से पता चला। यहाँ लिख देंगे कि सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो बच्चों यहाँ पर आपको x और y का तो कोई मतलब ही नहीं था, इसमें आपसे क्षेत्रफल में और परिवर्तन पूछता तब हम x और y को यूज कर पाते, लेकिन क्या करें बच्चों, जो पूछा है हमें तो वो करना होगा। तो बच्चों आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के कै पार्ट पर। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर मॉड में यानी x-2 दिया है तो x बराबर 2 पर हमें अवकलनीय नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल निकालना होगा। उसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड टू 0 से मैक्सिमम और f2 -h -f2 और बट्टे -h। अब राइट हैंड डिफरेंशियल भी निकालेंगे इसी प्रकार। तो इसका फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड टू 0 से नेक्स्ट ज़्यादा और f2 प्लस h माइनस f2 बट्टे h। अब बच्चों आपको यहाँ से लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और राइट हैंड डिफरेंशियल से पता पड़ रहा है कि आपको f2 माइनस h चाहिए और f2 प्लस h चाहिए और f2 चाहिए। तो ऐसा कैसे निकलेगा कि जहाँ फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या दिया है आपका f(x) बराबर मॉड x माइनस 2। तो क्या कैसे निकालेंगे कि जहाँ पर x है वहाँ 2 माइनस h रख देंगे, जहाँ x है वहाँ 2 माइनस h रख देंगे। तो ऐसा राइट साइड में भी करना होगा। तो 2 माइनस h -2 आपके पास पहले से ही है, 2 से 2 खत्म, तो ये माइनस मोड में बचता है, तो माइनस खत्म हो जाता है जब मोड हटा दें तो ये बचता है h। अब बात पड़ेगी हमें 2 प्लस h की, भाई 2f प्लस h भी तो निकालना है। तो 2 प्लस h कैसे निकलेगा, जहाँ पर x है वहाँ 2 प्लस h रख देंगे, -2 आपके पास पहले से ही है, तो इसका मतलब 2 से 2 खत्म, मोड में h, मोड आप हटा सकते हो, h ही रहेगा। तो अब उसके बाद बच्चों f2 की जरूरत पड़ेगी। तो जहाँ x है वहाँ 2 रख दिया, तो राइट साइड में भी रखेंगे, तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब अब सभी आपके पास वैल्यू पता है, अब आप फॉर्मूले में लिख सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल में क्या करना पड़ता है कि लिमिट h टेंड टू 0 से नेक कम, और 0 से नेक कम पर f2 माइनस h कितना है, f2 माइनस h आपके पास h है और f2 कितना है 0 और बट्टे h। तो लिमिट h टेंड टू 0 से नेक कम यानी h बट्टे h से कट जाएगा। अब भाई h ही नहीं है तो लिमिट कहाँ रखेंगे, रहेगा एक ही। अब बात करते हैं राइट हैंड डिफरेंशियल की, तो लिमिट
h टेंड टू 0 से नेक्स्ट ज़्यादा, 0 से नेक्स्ट ज़्यादा पर आपको f2 प्लस h चाहिए, जिसका मान कितना है h और माइनस के f2 का मान 0 आया था। और बच्चों यहाँ से लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल माइनस लगाना भूल गए, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब अब बात करते हैं राइट हैंड डिफरेंशियल पर, तो ये h रहेगा नीचे और लिमिट h टेंड टू 0 से नेक्स्ट ज़्यादा, ये h बट्टे h यानी s से कट जाएगा 1 टाइम। अब h ही नहीं है तो लिमिट कहाँ रखेंगे, रहेगा 1। तो यहाँ से देखेंगे आप लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और राइट हैंड डिफरेंशियल क्या बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल बराबर नहीं है राइट हैंड डिफरेंशियल के, क्योंकि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल का मान आ रहा है -1, इसका आ रहा है 1, तो ये बराबर नहीं है। तो कह देंगे x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, तो हेंस प्रूफ। तो बच्चों क्वेश्चन आसान था, तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट पर। तो बच्चों आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ख पार्ट पर। मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन दर का 10⁴x इंटू sec स्क्वायर x। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 10x को मानना है t, क्योंकि आपको sec स्क्वायर x करना है खत्म। तो यानी 10x को जूम कर लिया, तो अब क्या करेंगे, 10 अब डिफरेंशियल करेंगे t के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो 10x का होता है sec स्क्वायर x और x का अलग से होगा तो dx अपॉन dt और t का हो जाता है 1। तो बच्चों dx का मान निकालेंगे यहाँ से, तो dt बट्टे sec स्क्वायर x। अब dx की जगह रख देंगे sec इसके 1 अपॉन dt बट्टे sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर खत्म, तो ये बचेगा t की पावर 4 और ये हो जाएगा dt। अब x की पावर n वाला लगेगा यहाँ फॉर्मूला, तो एक घात जुड़ जाएगी और उतनी घात नीचे आ जाती है और प्लस के c। लेकिन t का मान आपने माना था 10x, तो 10x की घात 5 और बट्टे 5 प्लस के c। तो ये हो जाता है बच्चों सरल सा आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के गैप पार्ट पर। यदि बिंदु ए बी सी डी के स्थिति सदिश क्रम से दे रखे हों तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु सररेख हैं। तो बच्चों आपको ये स्थिति सदिश दे रखे हैं, तो आपको ये सररेख दिखानी है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको ए बी सदिश निकालना होगा। ए बी सदिश कैसे निकालते हैं कि ओ बी सदिश माइनस के ओ ए सदिश। तो ए बी सदिश निकालने के लिए ओ बी सदिश कितना है कि 2i प्लस के 5j में से ओ ए वाला सदिश घटाना है। तो 2i में से i गया तो ये बचेगा 2i में से i गया तो 1i और 5j यानी 5j में से 1j जाएगा तो कितना बचेगा कि 4j। और बच्चों यहाँ पर k का गुणांक है नहीं है, इसीलिए ये माइनस का k बचेगा, यानी कि ए बी सदिश निकाल लिया आपने। अब इसी प्रकार आप निकालेंगे यानी सी डी सदिश। अब सी डी सदिश कैसे निकालेंगे बच्चों कि ओ डी सदिश में से ओ सी सदिश को घटा देंगे। तो बच्चों मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ, तो डायरेक्ट में क्या होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे भी घटा सकते हैं कि i में से यानी एक i में से 3i गया तो माइनस के 2i बचा और माइनस के 6j में से माइनस के 2j गया तो माइनस के 8j बचा और माइनस के में से ये प्लस का हो जाएगा तो ये बचेंगे प्लस के 2k। तो बच्चों अब ये सी डी सदिश भी प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों कि ओ बी यानी आपके पास जो ए बी सदिश आया था वो कितना है, ये है, और सी डी सदिश देखेंगे ये रहा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी सदिश के, या फिर इसके आगे लिख सकते हैं कि ए बी सदिश के दिक् अनुपात और दिक् अनुपात क्या होते हैं, इनके गुणांक i j के। तो i का गुणांक कितना है 1 और j का कितना है 4 और k का कितना है माइनस के 1। तो ये हो गया आपके इसके दिक् अनुपात। और अब निकालेंगे सी डी सदिश के दिक् अनुपात। तो बच्चों इसके कितने हैं कि माइनस के 2 यानी माइनस यहाँ से कॉमन ले लें मैं, अगर हम बाहर अगर माइनस बच्चों अगर कॉमन ले लें तो ये माइनस और ये 2 और ये 4 और ये माइनस के 2। और बच्चों यहाँ से आपको 2 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि गलती से लग गया बच्चों 4 नहीं है ये 8 है। अब यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेंगे तो हम कह सकते हैं कि -2 और ये 1 और ये 4 और ये माइनस का 1। तो बच्चों देखेंगे कि ए बी सदिश के जो दिक् अनुपात हैं वही सी डी सदिश के दिक् अनुपात हैं। ये -2 क्या होगा, कांस्टेंट कहलाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं हिंदी में लिख देंगे ये बात जो मैंने कही थी अभी, तो कह देंगे कि
यानी ए बी समांतर होगा सी डी के, इसीलिए कि ए बी सी डी क्या है, सररेख हैं। बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बच्चों मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी है, इसीलिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो बच्चों आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 के घ पार्ट पर, जो कि लास्ट पार्ट होगा। आलेखीय विधि द्वारा निम्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत रैखिक प्रोग्राम समस्याओं को हल कीजिए। तो आपको 3 समीकरण दे रखी हैं, तो आपको ये z बराबर दिया है, तो बताना है इसका न्यूनतम मान कौन सा होगा। अब न्यूनतम मान निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले इनका बनाना होगा आलेख, और आलेख बनाने के लिए आपको सबसे पहले समीकरण नंबर फर्स्ट को लेना है। तो यहाँ लिखेंगे इस समीकरण, ये आपको इनक्वालिटी दे रखी है, लेकिन आपको बनानी है समीकरण। तो x + 2y = 10, इसे समीकरण नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। अब इसका आलेख बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे x = 0, तो x = 0 करेंगे तो 2y = 10, तो y बराबर कितना मिल जाएगा बच्चों, 5। अब इसी प्रकार y = 0 करेंगे, इसी प्रकार y = 0 करेंगे तो x बराबर मिल जाएगा 10। अब आते हैं, यदि इस समीकरण का हम सॉल्यूशन का बॉक्स बना देते हैं, ये x ये y, जब x = 0 रखा तो y बराबर 5, और जब y = 0 रखा तो x = 10। अब आते हैं समीकरण नंबर सेकंड पर, तो समीकरण नंबर सेकंड, ये समीकरण नंबर सेकंड पर लेंगे, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। तो समीकरण नंबर सेकंड है 3x + k 4y = 24। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो x = 0, x = 0 तो 4y यानी 4y = 24, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6। अब y = 0 करेंगे, यदि y = 0 करेंगे तो 3x = 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 8 = 24। अब इसका भी सॉल्यूशन का बॉक्स बना देंगे, ये x ये y, x = 0 था तो y = 6 मिला, जब y = 0 x = 8 मिला। अब आते हैं, अब आपने 2 ही समीकरण दे रखी हैं, तीसरी तो ये x > 0, इसका मतलब है कि y अक्ष, और y < 0, इसका मतलब है कि ये है x अक्ष। तो अब आपने इसका सॉल्यूशन बना लिया, आप क्या करेंगे कि इसको ग्राफ विधि पर हल दर्शाएंगे। अब तो ये x डैश, ये y डैश। अब बच्चों इसमें देखेंगे कि अधिकतम नंबर कितने हैं, अधिकतम नंबर इसमें 10 तक हैं, तो 10 तक इसमें डिनोट कर लेंगे बराबर दूरियों पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर की साइड मारते, नेगेटिव कोई मान है नहीं है, तो नेगेटिव दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों अब इसमें नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों बनाते हैं इसका ग्राफ, कि सबसे पहले x = 0 रखा था, तो y बराबर कितना मिला, y बराबर मिला आपका 5। इसको डार्क कर देंगे। जब y = 0 रखा तो x बराबर मिला आपका 10। तो अब इन दोनों को मिला देंगे। अब बच्चों इसका समीकरण का नाम भी लिख देंगे। ये समीकरण कौन सी थी, कि ये थी x + k 2y > 10। अब आते हैं सेकंड समीकरण की, तो सेकंड समीकरण में x = 0 रखा तो y = 6 मिला, y = 6 मिला, और जब y = 0 रखा तो x बराबर मिला बच्चों 8। तो अब इन दोनों को मिला देंगे, तो बच्चों ये थोड़ा डार्क कर देंगे। तो बच्चों अब इसके बाद अब इसका हल देखना है। अब हल निकालने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इस समीकरण का नाम भी लिख सकते हैं, ये नाम हमने लिखा नहीं है, 3x + k 4y, इससे पहचान होती है बच्चों की कौन सी समीकरण की हमने बात करी है। तो ये 4y और ये यानी < 24। अब इसका सॉल्यूशन देखने के लिए आपको जो इनक्वालिटी दे रखी है उनमें रखेंगे मूल बिंदु यानी 0,0। यदि वो सत्य होता है तो उसका जो रेखा है उस 0,0 उसके हल में आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, जो कि लाइन ये वाली लाइन है, तो इसमें 0,0 रखेंगे, तो 0 और ये 0, तो यानी ये 0 10 से बड़ी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। इसीलिए इस वाली लाइन का सॉल्यूशन किधर की ओर होगा, कि बाहर की ओर होगा। बोले तो इसमें
मूल बिंदु सम्मिलित नहीं होगा। तो बच्चों अब इसी प्रकार हम आएंगे सेकंड लाइन पर। सेकंड लाइन कहाँ है, ये इसमें 0,0 रखेंगे तो ये भी 0 होगा और ये भी 0, तो यानी ये मतलब 24 से छोटा या बराबर तो हो नहीं सकता 0, इसीलिए इस वाली लाइन का भी बाहर की ओर हल होगा। तो बच्चों अब बात करते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष की। एक्स अक्ष ये है और वाई अक्ष ये है। अब इसमें यदि 0 रखेंगे तो देखो 0 या तो बड़ा तो नहीं हो सकता 0 से खुद से, लेकिन बराबर तो हो ही सकता है, ऐसे ही सेकंड वाला। तो इसका मतलब इसका हमें सॉल्यूशन पता चल रहा है कि इसका होगा यानी ऊपर की ओर यानी हल की ओर और इसका होगा इधर की ओर। अब आपने देखा है कि इसमें सभी तीनों रेखाओं द्वारा कौन सा कॉमन क्षेत्र बनना है, वो आ रहा है आपका कॉमन क्षेत्र ये वाला। तो इसको कर देंगे डार्क, दूसरा मार्कर ले लेते हैं बच्चों, इसको कर देंगे बच्चों डार्क, क्योंकि ये वाला क्षेत्रफल कॉमन आ रहा है। अब बच्चों आपको निकालना है इसका न्यूनतम मान। अब न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे कि पॉइंट देखना है जो कॉमन क्षेत्र है। एक तो पॉइंट आपका ये वाला होगा और एक पॉइंट ये वाला होगा और एक पॉइंट आपका ये वाला होगा। आप 3 पॉइंट प्राप्त होंगे। अब इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये क्या होंगे, ये कटान बिंदु होंगे। इन दोनों लाइन का कटान बिंदु भी निकालना होगा बच्चों। तो सबसे पहले इस वाले बिंदु की बात करें तो ये तो 10,0 है और इस वाले बिंदु की बात करें तो ये 6 यानी 0,6 है। और इस वाले बिंदु की बात करेंगे तो आपको इनका हल करना होगा कि ये x प्लस के 2y है बराबर 10 और ये 3x प्लस के 4y बराबर 24। इनके गुणांक सेम करने होंगे तो इसमें 3 की कर देंगे गुणा ऊपरली वाली में, तो ये 3x प्लस के 3 दूनी 6y बराबर 30 और नीचे वाली सेम रखनी है। तो बच्चों इनके गुणांक सेम हो गए, ये घटाने पर ये कैंसिल आउट, ये बचेंगे 2y और ये बचेगा 30 में से 24 गया तो 6। अब y यानी 2 का भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6। अब इससे समीकरण नंबर फर्स्ट से तो यानी x प्लस के 2 तिया 6 और बराबर 10, तो x बराबर घटाएंगे 6 को तो 4। यानी ये पॉइंट आपको प्राप्त हो गया है कि 4,3। अब बच्चों 4,3 अब पॉइंट अब आपको प्राप्त हो गया है तो अब आपके पास इधर रखा है z बराबर 200x प्लस के 500y। अब इसमें पॉइंटों को रखेंगे, पहला पॉइंट 10,0 रखेंगे तो ये आ जाएगा कि 200 इंटू 10 और प्लस 500 इंटू 0, तो z बराबर ये हो जाता है आपका 2000। अब बात करते हैं पॉइंट 10 यानी 0,6 की, तो 0,6 तो z बराबर 200 इंटू 0 ये है आपका 6 और प्लस 500 इंटू 6 तो ये होता है 6 पंजे 30 यानी 3000। अब बच्चों एक पॉइंट और रह गया है 4,3, तो z बराबर कितना था आपके पास 200x, तो x का मान रखना है आपके पास 4 और प्लस 500 इंटू y का मान रखना है 3। अब इसको सरल करेंगे तो 4 दूनी 800 और प्लस 5 तिया 1500। अब इनको जोड़ेंगे तो ये यानी 15 8 हो जाएगा 2300। तो बच्चों आपसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो इसका न्यूनतम मान पूछा था, तो न्यूनतम मान कौन सा होगा, सबसे कम देखो ये 2300 है कि 3000 है कि 2000 है, तो यानी हम कह सकते हैं कि 10,0 पर न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 2000 न्यूनतम मान। तो बच्चों यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 पर। सभी खंड कीजिए इसमें भी। तो क्या पार्ट दिया है, रेखाओं आर सदिश दिया है और दूसरा आर सदिश दिया है के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 सदिश दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। लेकिन सबसे पहले बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा था वेक्टरों में कि यदि 2 रेखाएं दे रखी हों, ये R1 और ये R2, तो जब भी इस रूप में 2 रेखाएं दे रखी हों तो उसके बीच की दूरी का फॉर्मूला आता था D बराबर B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश और A2 माइनस A1 और बट्टे B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का परिमाण।
तो बच्चों इससे पहले इसमें आएगा डॉट। अब बच्चों आपको ये जो रेखाएं दे रखी हैं वो बखेर के दे रखी हैं, यानी वो सरल करके दे रखी हैं। सबसे पहले आपको बनाना होगा इनके रूप में, यानी सदिश रूप में बनाना होगा इसे। सदिश जब रूप में बनाएंगे इसे तो आपको इन दोनों को इसको सरल कर कर जो टी के गुणांक हैं उनको एक तरफ, जो टी के गुणांक नहीं है उनको एक तरफ, ऐसा मैंने आपको सरल करके पहले से लिख रखा है। ऐसे ही आपको दूसरे वाले सदिश से भी इसी प्रकार एस के गुणांक जो हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे और यहाँ से एस और टी जो कॉमन ले लेंगे। तो अब आपको ये दोनों सदिश जो हैं इन दोनों रूपों में दिखाई देंगी। अब इन दोनों रूपों में दिखाई देंगी तो ये हो जाएगा आपका B1 और ये हो जाएगा आपका B2। देखो जो कांस्टेंट के गुणांक होते हैं वो आपके B1 B2 कहलाते हैं और ये क्या कहलाएंगे A1 A2, ये A1 और A2। अब बच्चों मैं यहाँ से एक बात बताऊं तुम्हें कि ये कैसे पहचानेंगे कि ये दो रेखा समांतर हैं या विषमतलीय हैं। उसके लिए यदि ये B1 ये B2 यदि दोनों सेम आ जाए, यानी B1 बराबर B2 आए, दोनों सदिश आपको सेम दिखाई दे तो वो क्या होंगी, वो समांतर होती हैं। और यदि वो सेम नहीं है तो वो दो विषम तलीय में होते हैं, यानी जो दो रेखा हैं वो विषम तलीय में होते हैं। हमने यहाँ से देखा सेम नहीं है, इसीलिए कि दो विषम तलीय रेखाएं हैं, एक रेखा ऐसे हो सकती है एक ऐसी, इसके बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी हम उसको निकाल लेते हैं। B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश निकालना है। तो बच्चों B1 सदिश कितना है लिख लेते हैं यहाँ पर। B1 सदिश है माइनस के I प्लस के J और माइनस के 2K। और B2 सदिश कितना है बच्चों, B2 सदिश है I प्लस के 2J माइनस के 2K। और बच्चों A1 की भी जरूरत पड़ेगी। A1 कितना है कि I प्लस माइनस के 2J और प्लस के 3K। और A2 सदिश की जरूरत पड़ेगी तो ये I और माइनस के J माइनस के K। अब सभी डाटा आपके पास है, अब आप इनको सरल कर सकते हो। तो जब सरल करेंगे तो B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश निकालना है आपको। और ये कैसे निकालते हैं कि सारणिक का प्रयोग कर कर। तो यहाँ I लिखेंगे, यहाँ J लिखेंगे, यहाँ K लिखेंगे। I के गुणांक कितने हैं, B और B1 और B2 में I के गुणांक देखने हैं तो माइनस के 1 और ये 1। ऐसे ही J के देखेंगे तो 1 और 2। ऐसे K के देखेंगे -2 और माइनस के 2। अब क्या करेंगे कि R1 के अनुदिश कर देंगे बच्चों प्रसरण, लिख दो R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो भाई I और ये इसके नीचे वाली सामने वाली दबाएंगे तो 1 दूनी 2, फिर -2 दूनी 4, फिर दूसरा गुणांक आता है माइनस का J, ये दबका लेंगे तो माइनस यानी ये हो जाएगा 2 प्लस का, ठीक है। और माइनस आता है 1 दूनी 2 यानी ये हो जाएगा प्लस का। अब आता है K का गुणांक, तो K के नीचे वाली सामने वाली यानी माइनस की 2 हो जाएंगे और के 1 एकन 1 हो जाएगा माइनस का। विस्तार आप सीख चुके हो फर्स्ट पार्ट में। तो बच्चों ये 2I बचेंगे और ये माइनस के 4J बचेंगे और ये माइनस के 3K बचेंगे। ये आपके पास आ गया है B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश। बच्चों आपको उसके बाद इसका परिमाण भी चाहिए तो यहीं पर निकाल लेते हैं इसका परिमाण। और परिमाण कैसे निकालते हैं कि अंडर रूट में I J के गुणांक का कर देते हैं वर्ग। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 3 तिया 9, इसको जोड़ेंगे तो ये 9 4 13 और 13 16 कितने हो गए 29। तो ये अंडर रूट में 29। अब बच्चों आपके पास ये भी निकल गया। A2 माइनस A1 और चाहिए, ये भी निकाल लेते हैं ताकि हमें 5 नंबर मिल जाए। तो बच्चों A2 माइनस A1 कैसे निकालेंगे कि A2 कहाँ है ये रहा और A1 कहाँ है ये रहा। I में से I गया तो 0, तो इसको I का गुणांक तो लिख ही नहीं रहे। अब बात करते हैं -1 में से माइनस का 2 गया तो ये प्लस का बचेगा J। तो हम कह सकते हैं कि 0 इंटू, चलो लिख देते हैं I का गुणांक 0 इंटू I और प्लस के J। अब बात करते हैं माइनस में से 3 गया तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो जुड़ जाएंगे तो माइनस के 4K हो जाएंगे। तो आपके पास A2 माइनस A1 कितना आया बच्चों कि J माइनस 4K, क्योंकि 0 को हटा देते हैं। अब बच्चों अब सब कुछ प्राप्त हो गया, फॉर्मूले में लगा सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास है ही है, इसका मान
इसका मान बच्चों कितना आया था, इसका मान आया था आपके पास कि 2i माइनस के 4j माइनस के 3k और डॉट a2 माइनस a1 कितना आया है कि 0 इंटू जे कह सकते हैं या फिर j माइनस 4k और बट्टे इसका मान आया है रूट 29। अब बच्चों इसको सरल करेंगे और डॉट प्रोडक्ट उनसे करना आना चाहिए, 2 एकन 2 फिर माइनस माइनस, सॉरी बच्चों इसमें आई का गुणांक तो है ही नहीं है, आई का गुणांक कितना 0, तो क्या तो 0 हो जाएगा। और अब बात आती है -4j यानी जे के गुणांक की करेंगे तो -4 यानी ये हो जाएंगे 4 चौक 16 और किसके प्लस के, -3 की 4 में करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4 तिया 12। तो बच्चों यहाँ हो गई है हमसे गलती, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, इसमें 0 इंटू आई कर ही देते हैं ताकि हमारी गलती ना हो। तो और बीच में चिन्ह हम प्लस का लगा सकते हैं। अब बच्चों अब दोबारा से इसे सरल करते हैं, तो ये 2 की 0 में करेंगे तो 0 और -4 एकन 4, अब वो माइनस होता है प्लस और ये हो जाता है 4 तिया 12। एक बार फिर से चेक कर लो बच्चों, क्योंकि आपको 5 नंबर लेने हैं, गलती मत कर देना। 2 0 0 4 एकन 4 और माइनस प्लस 4 तिया 12 और ये है रूट 29। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। बच्चों कैलकुलस के लिए थोड़ी सॉरी, लेकिन आपका आंसर एकदम सही आएगा। देखो 12 में से 4 गए तो 8 बचे और ये है रूट 29। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 के गैप पार्ट पर। बिंदु 1,1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण आपको दिया है। तो बच्चों ये बिंदु 1,1 से होकर जा रहा है। सबसे पहले इस अवकल समीकरण को करेंगे सरल, और सरल करने के लिए सबसे पहले आपको dy/dx बनाना होगा, यानी जो dx है उसका गुणांक भाग में और लेके आना होगा, और ये 2x² + 1 बट्टे x का लगाएंगे भाग, तो dy/dx बराबर ये हो जाता है 2x + के 1/x। अब x वाले पद को यानी x के सापेक्ष करेंगे हल, तो यानी dy और ये 2x + 1/x, तो और ये है dx। अब इस दोनों को लेंगे बच्चों इंटीग्रेशन, क्योंकि x के सापेक्ष x के पद एक तरफ हैं। अब यहाँ है 1 तो y के सापेक्ष 1 का हो जाता है y और 2x का हो जाता है 2x² 2 से 2 कट जाएगा। 1/x का बच्चों हो जाता है log x, 1/x का हो जाता है log x और प्लस के c। तो बच्चों y बराबर कितना बचा कि x² + के log x और प्लस के c। अब इसे समीकरण नंबर दे देंगे फर्स्ट। अब ये बिंदु कितने से होकर जाता है कि बिंदु 1,1 से होकर जाता है, तो 1 बराबर यानी जहाँ x है वहाँ 1, जहाँ y है वहाँ पे भी 1, तो ये 1 क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है और ये log 1 और प्लस c। तो c का मान कितना आ जाएगा कि ये log 1 का मान आपको पता है 0 होता है और ये 1 का पक्षांतर करेंगे यानी कट जाएगा, तो c बराबर आपका आ जाएगा 0। तो y बराबर केवल कितना बचेगा कि y बराबर x² प्लस के log x, c का मान 0 है तो केवल इतना रहेगा। तो बच्चों ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। या फिर बच्चों आज 1/x की जगह अगर x ऊपर लेके जाते तो घात के अनुसार भी इसको हम हल कर सकते, लेकिन उससे हमारा गलत होता क्योंकि वो बन जाता है 1/0 यानी इनफाइनाइट, इसीलिए आपका यही सॉल्यूशन सही होगा। ऐसे ही आपको करके आना है। तो बच्चों आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 के घ पार्ट पर। सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों a सदिश और b सदिश के लिए सदैव ये बराबर होता है। तो सबसे पहले बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेक्टर में कि a सदिश डॉट b सदिश बराबर होता है a सदिश का परिमाण और b सदिश का परिमाण और cos थीटा, ये होता है दो सदिशों के अदिश का गुणनफल। तो बच्चों अब सबसे पहले आपको यहाँ से निकालना cos थीटा का मान, और cos थीटा की रेंज आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो। 11th क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि cos थीटा की रेंज जो होती है वो -1 से बड़ी और 1 के बराबर या 1 से छोटी, ये होती है cos थीटा की रेंज। अगर हम बात करें मोड की, क्योंकि आपको दोनों ओर मोड भी लेना है तो दोनों ओर मोड लेंगे, तो cos थीटा की जो रेंज है वो आ जाती है
0 से 1 के बराबर। तो बच्चों ये हो जाती है मॉड लगाने पर, क्योंकि मापांक की रेंज होती है ये, क्योंकि हमेशा मापांक जो होता है वो पॉजिटिव नंबर लेता है बच्चों। अब क्या करना है कि अब आपको जो फॉर्मूला दिया था यहाँ से निकालना है cos थीटा का मान। तो यहाँ से cos थीटा का मान निकालेंगे बच्चों, तो ये आ जाता है a सदिश डॉट b सदिश बट्टे मॉड a सदिश और बट्टे मॉड b सदिश। ये मिल गया आपको cos थीटा का मान। cos थीटा का मान यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा कि मॉड में कि a सदिश डॉट b सदिश मॉड में, और बट्टे ये आ जाएगा कि a सदिश और डॉट b सदिश, यानी इसका परिमाण, और ये है 1। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाइज कर देंगे तो ये तो 0 में जाएगा और ये हो जाएगा a सदिश डॉट b सदिश। ठीक है बच्चों, ये 0 में आ गया इधर की साइड में और इधर की साइड में आ गया यानी 1, यानी 1 की गुणा करेंगे इसमें, तो ये a सदिश डॉट b सदिश रहेगा। तो बच्चों अब यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो ये सिद्ध करना था। तो यहाँ से हमें पता चला कि a सदिश डॉट b सदिश छोटा होता है या बराबर होता है, यानी a सदिश का परिमाण और b सदिश का परिमाण। तो बच्चों ये आपने प्रूव कर दिया, और ऐसे ही आप उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को हल करके आए होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इस पेपर की नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो हमारे इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 1000 व्यूज आपको लेके आने होंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.